राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। तो आज सुबह सुबह खबर आई कि इनकम टैक्स ने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के घर छापेमारी की है और ये सारे नेता अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। इस आयकर रेड के शुरू होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई, पूरे देश में चर्चा होने लगी। चुनाव के मौसम में इनकम टैक्स की छापेमारी, वो भी अखिलेश यादव के करीबी नेताओं पर। क्या यह महज संयोग है या फिर वाकई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग के पास थी जिस पर छापेमारी जरूरी थी? आगे पूछेंगे सवाल। ये तस्वीरें देखिए उसी इनकम टैक्स रेड की, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय, जो कि इस रेड के बाद बोले कि मेरा तो बिजनेस है, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में यह छापेमारी जाहिर है राजनीतिक है। इनकम टैक्स की टीमें सपा नेताओं के घर पहुंची, पूछताछ हुई, छानबीन हुई। आगरा में एसपी प्रवक्ता मनोज यादव के घर छापा पड़ा, मऊ में राजीव राय के घर छापेमारी हुई, यूपी में करीब 1 दर्जन लोगों के घर पर यह रेड हुई है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय का बयान भी आया। वो बोले मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई अवैध पैसा नहीं है। इस छापेमारी के तुरंत बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर उंगली उठा दी। जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया। तस्वीरें जरा देखिए, मंच पर उनके साथ सीएम योगी भी थे। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ साथ पीएम मोदी ने आज एक नया नारा भी दिया। उन्होंने कहा यूपी प्लस योगी मतलब बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी मंच से विपक्षियों पर खूब बरसे, जरा वो भी एक बार सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर क्या कहा, आपको यह भी बता दें कि यह पश्चिम से पूरब को जोड़ेगा उत्तर प्रदेश में और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले यहां लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। अभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वहीं मोदी के गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा मायावती का प्रोजेक्ट है, बीजेपी जिल्लत किल्लत की जिंदगी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अमेठी में थे, जहां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे थे। बाकायदा रोड शो किया। अमेठी आप जानते ही हैं, कांग्रेस का, गांधी परिवार का गढ़ कभी किसी जमाने में होता था, लेकिन अब उस खोई हुई जमीन को दोबारा पाने की कोशिश में राहुल और प्रियंका अमेठी पहुंचे। रोड शो के बाद क्या बोले राहुल गांधी, जरा सुनिए। हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही है। एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
चलिए, राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। सवाल बड़ा सीधा, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर छापे क्या संयोग है? क्योंकि अखिलेश के करीबी नेता हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे। और दूसरा, इस बार अमेठी बचा पाएंगे राहुल प्रियंका? और तीसरा सवाल, आज चुनाव में वोट दिलाएगा मोदी का एक्सप्रेसवे? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रागिनी नायक हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर आशुतोष वर्मा को आप देख पा रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और डीएस सक्सेना है, इनकम टैक्स के कमिश्नर रह चुके हैं। बहुत जरूरी है आज डीएस सक्सेना को शामिल करना राष्ट्र की बात की इस बहस में, क्योंकि इनकम टैक्स के छापे, मनीष शुक्ला, क्या यह महज इत्तेफाक है? चुनावी मौसम में जैसे जैसे सर्वे ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जैसे जैसे अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा रफ्तार पकड़ रही है, अचानक उनके करीबी नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे, क्या यह संयोग है? मनीष शुक्ला। देखिए मानक जी, आईटी एक स्वायत्त संस्था है। अपने इनपुट के आधार पर आईटी और तमाम संस्थाएं काम करती हैं। और यदि कोई टैक्स चोरी जैसी कोई बात नहीं है तो हमको लगता है कि जिन लोगों के ऊपर ये छापे पड़े हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसी को सहयोग करिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इनका भी बयान सुन रहा था, अखिलेश जी कह रहे थे कि अभी ईडी और सीबीआई आएगी। मेरे शब्दों को शब्दशः मत लीजिएगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए कहना चाहता हूं, जैसे जो चोर चोरी करता है तो उसको पता होता है पुलिस आएगी। अखिलेश यादव जी आज ये घोषणा स्वयं कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई आएगी। क्या ऐसा कोई गलत काम अखिलेश या उनके सहयोगियों ने किया है कि इस तरह की भी संस्था आ सकती है? और रही बात मानक जी, जो आपने कहा सहयोग, में उसका आप जवाब दें। अभी 4-5 महीने पहले उत्तर प्रदेश में आईटी की रेड हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हरैया से अजय सिंह के घर पे भी छापा पड़ा था। जौनपुर शाहगंज से एक नगर पालिका के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। तो ये क्या बड़ा कम होता है? मुझे लगता है काफी रिसर्च करके आप ये बीजेपी के 2 नेताओं के नाम निकाल के लाए हैं। देश भर में जितनी रेड होती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, हमें बीजेपी के किसी नेता का नाम सुनने को मिलता नहीं है। मनीष, बड़ा क्लियर है, इसीलिए बड़ा रिसर्च करके आप ये 2 बीजेपी के नेताओं के नाम निकाल के लाए आज कि देखिए इनके यहाँ भी रेड हुई थी। 5-6 महीने पहले की बात है। और जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ होगा उसको ये दोनों नाम पता होंगे। पर ये संयोग है क्या कि चुनावी मौसम में इनकम टैक्स की रेड? अब देखिए, आईटी हो या इस तरह की संस्थाएं स्वायत्त होती है, इनपुट के आधार पर ही जाती हैं। और हमको लगता है अगर किसी ने गलत नहीं किया हो तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी। सीधा सीधा कहिए ना मनीष कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने के कुछ इनपुट्स मिले होंगे, इसीलिए इनकम टैक्स ने रेड मार दी। अब ये तो आईटी का कोई अधिकारी बता सकता है, मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। और ये इसकी जानकारी भी प्रवक्ता होने के नाते तो कोई मुझको दी नहीं जाती है आईटी की तरफ से। पहले सरकारों में दी जाती रही होगी, तब के प्रवक्ता ये बात जानते रहे होंगे। लेकिन अब स्वतंत्र है ये सब संस्थाएं और स्वतंत्र रूप से अपना काम। ओके, आशुतोष बताइए। एक तो ये बताइए, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कुछ गलत काम किया होगा तो कार्रवाई तो कभी भी हो सकती है, चाहे चुनाव हो, दिन हो, रात हो, कभी भी। ऐसे में ये आरोप लगाना कि चुनाव की वजह से ये रेड हो रही है, या तो जांच पूरी हो जाने दीजिए। आशुतोष जी बिल्कुल मानक जी, और मुझे लगता है कि मनीष भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। और ये देखिए, ये नियम होता है भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी मुश्किल से आपने बताया 2 नेताओं को चुना, ठीक पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के पहले कुछ गड़बड़ हो रही थी तो आईटी रेड हो गई। खैर वो बात अलग हो गई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑटोनॉमस पार्टी की बात करी, उस पर भी आऊंगा, क्या मध्य प्रदेश में क्या किया था इन्होंने, राजस्थान में क्या किया था, कर्नाटक में क्या किया था, महाराष्ट्र में क्या किया था, वेस्ट बंगाल में क्या किया था, और अब उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं सब जगह जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। क्यों कर रहे हैं ये? अगर ये राजनीतिक रेड है तो क्यों कर रहे हैं आशुतोष जी? क्या होता है ऐसी रेड करने से? क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्यों, इसकी वजह यह है कि देखिए इनके पास 1-2 बी टीम रहती हैं। पहली बी टीम खत्म हो गई थी वो वैसी वाली जी की, तो काम नहीं चल पाई, तो उन्होंने दूसरी बी टीम स्टार्ट नहीं, उससे होता क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं राजनीतिक रेड है, क्या फर्क पड़ता है? रेड हो जाने दीजिए, अगर कुछ गलत नहीं किया तो कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल मानक जी, मैं इसी बात पे इनके जो सलाहकार है उन पे हंसी आती है कि आपको या तो लगता है कि भारतीय समाजवादी पार्टी से डर जाएगी, या आपको लगता है कि चुनाव के एक दिन पहले कुछ आरोप लगा के किसी की छवि धूमिल करने के कुछ काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता है, इसने यहाँ पे 8-8 यहाँ पे प्रधानमंत्री दिए और पूरी दिल्ली का रास्ता यहाँ से जाता है। ये समझदार जनता है। अच्छा, अखिलेश ये क्यों कह रहे हैं कि अभी सीबीआई और ईडी भी आने वाली है?
मनीष शुक्ला कह रहे हैं इसका पुराना- मतलब गलत काम कुछ किया होगा तभी डर रहे हैं। बिल जो क्योंकि कोई पुराना काम ट्रैक करता रिकॉर्ड है ना इनका। मेरा शब्दता मेरी देखिए बात ऐसा है ना, सुन लीजिएगा। मानक जी मेरी बात पूरी हो जाएगी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। देखिए ऐसा है कि एक तो होता है कि आप फेयर तरीके से चुनाव में जाइए, बात कीजिए, लेकिन आपको भी पता है कि लगातार जो है योगी जी की कुर्सी खिसक चुकी है। मोदी जी फ्रंट सीट पे आके लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया योगी जी से तो हो ना पाएगा, तो मैं दिल्ली से भेज रहा हूं कुछ लोगों को। कल अमित शाह लखनऊ में लैंड करते हैं, साथ में लेके आते हैं कि अधिकारियों से कि थोड़ा सा परेशान शुरू करो। देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं है, और मुझे मजा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, अभी 2 दिन पहले की बात चल रही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने जो है पीएमओ में बुलाया है। अब बताइए ये कहां से कहां है। इसीलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे लोग अरे अगर ऐसी देश की ऐसी सत्ता में अनवेरिफाइड बातें रहेंगे- मत करिए। सुनिए ना, एक सेकंड अच्छा, चीफ इलेक्शन unverified कमिश्नर को unverified- पीएमओ ने बुलाया है, सुनी सुनाई बातें आप कह जाएंगे, कोई यकीन भी कर लेगा, ऐसे मत बोलिए ना। सुनी सुनाई बातें नहीं है, सुनी मानक जी, सुनाई बात है, एक और मिनट, क्या? नहीं ये तो पूरी, अरे कैसी बात कर रहे हैं। क्या ये नहीं, तो बड़ी पीएमओ बड़ी बात चल पीएमओ रही ने है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं, बताया, बताइए मुझे सबूत दीजिए, भाई, कहां बुलाया, क्यों दिखाइए। क्यों अरे सारे अखबारों में लगातार खुर्सुर्कियां चल रही है, अब आप नहीं दिखा रहे हो तो अलग बात है। अरे आशुतोष जी कैसी बात कर रहे हैं, क्या मानक कैसी जी, बात ये कर तो रहे हैं मत आप? कहिए। आप पिछली अरे बार भी देश इसी का तरह बोल बहुत रहे बड़ा- थे कि मंत्री जी पर नहीं, 120B की धारा लगी हुई है। नहीं, प्लीज थोड़ा सा अच्छा, देखिए ठीक ना। है, मैं नहीं, अभी- देखिए राष्ट्र मैं की अभी बात 2 है, मिनट में आपको दिखाता पता है हम हूं। मैं तथ्यों अभी पर दो- बात करते हैं, फैक्ट पर मैं बात अभी करते 2 हैं, सुनी मिनट में सुनाई आपको बातों उस पर। अखबार, अब इस देश के सबसे बड़े अखबार की स्टोरी दिखाता हूं। मैं भी 2 मिनट में दिखाता हूं उसमें, तो फिर वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, वो अखबार बंद हो जाए। नहीं, हो सकता है किसी अखबार ने रिपोर्टिंग की हो, सूत्र आपको पता है कितनी बार गलत भी होते हैं, जब नहीं, तक कोई किसी वेरीफाइड अखबार स्टोरी में ना हो, नहीं। प्लीज। ना किसी अखबार में नहीं, बिल्कुल साफ तरीके। ये क्या है, ये अखबार, ये कहां लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसमें। आप मेरी क्या बात लिखा नहीं हुआ समझ है? रहे, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं मैं समझ रहा हूं, आप समझने की कोशिश, क्योंकि आप उस पर स्टोरी कर नहीं पाओगे। नहीं देखिए, अरे- परेशानियां होती है सबकी। फिर वही नहीं बात, प्लीज एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड देखिए, नहीं, देखिए, फिर वही हमारी बात- हिम्मत आपको हम पता है, बोले- आपको भी हम पता है। एक बोले- मिनट हम देखिए ना, बोले- एक मिनट, अगर आप पीछे जाएंगे ना, बोले तो आज नहीं, 2 unverified- साल 4 साल 5 साल 10 साल पीछे चले जाइए, हमारी हिम्मत मानक जी, आपको भी हम पता है। बोले तो स्टोरी करते हैं, unverified- हर स्टोरी करते ठीक हैं, है। कोई स्टोरी छोड़ते नहीं है, लेकिन उसमें तथ्य होना चाहिए, उसमें मीट होना चाहिए, सोर्सेज आप से भी कह आती लीजिए है, कि ये- हम अपनी ये स्टोरी इस के साथ देश खड़े का- रहते हैं। लेकिन नहीं, आप तो जो ये स्टोरी बोलिए कह रहे हैं कि किसी अखबार में ये छप इस गई, देश- जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। सर ये कोई अखबार नहीं है, ये अरे सर, अखबार छोड़िए, नहीं, कोई भी जिसमें अखबार मोदी जी हो। का ऐड है। मैं कह रहा हूं, ठीक मोदी है। जी का ऐड है इसमें भाई, ये इस देश का बड़ा अखबार है, आप ऐसे नहीं कर सकते कोई अच्छा अखबार ओके, है, ऑल मानक जी। राइट। अच्छा आप डीएस बड़े सक्सेना, निर्लज ओके, की वन बातें सेकंड मत कीजिए। डीएस सक्सेना, मुझे भूल गए मानक। हाँ, अरे इसके बाद आ रहा हूं, क्योंकि सक्सेना जी को इसीलिए बुलाया। सक्सेना जी मुझे बताइए, इनकम टैक्स अधिकारी छापे जब मारते हैं, और खासतौर से चुनावी मौसम में मारते हैं, किसी बड़े नेता के करीबी नेताओं पर मारते हैं, तो क्या अपने आप मारते हैं या ऊपर से कुछ आता है तब मारते हैं? क्या सवाल है, क्या सवाल है। अरे आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। नहीं बहुत बढ़िया हाँ, सवाल है, बताइए सक्सेना जी, बताइए। बहुत बढ़िया। और आज जवाब भी तो आपको बताइए ना। हाँ, सवाल सक्सेना तो जी बढ़िया बोलिए। ही है आपका। क्या बेचारे सक्सेना बोल जी को पाएंगे। आवाज नहीं मिल रही है। सक्सेना जी सुन रहे हैं? सर नहीं मिलती, ऐसे में आवाज भी नहीं मिलती, जवाब भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा, और सक्सेना जी जवाब को तो बुलाया बताइए। इसीलिए। अरे आप देखते मानक जी जाइए। जवाब तो बताइए कितनी आपको क्या घबराहट मिलेगा। है आप- सक्सेना जी सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा नहीं सुन रहे। जी हाँ जी। अच्छा हाँ, सुन रहे हैं। सक्सेना जी को आवाज मिल रही है। सक्सेना जी बोलिए, चुनावी मौसम में मैंने पूछा, जब किसी बड़े नेता के करीबी नेताओं पर ऐसे छापेमारी होती है, तो क्या अधिकारी सोचते हैं कि चुनावी मौसम चल रहा है, रेड मारे या ना मारे, और अपने आप मारते हैं या ऊपर से आता है? ऐसा है, देखिए, ये चुनाव का और रेट का कोई संबंध नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 132 है, जिसके अंतर्गत रेड होते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके बड़े अधिकारियों को, अगर उनके पास कुछ मटेरियल है और उन्हें विश्वास है कि आप उनके नोटिसों की तामील नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, या आपके पास कुछ अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, तभी वो आपके यहाँ रेड कर सकते हैं। चुनाव और रेड का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। ओके, इसका मतलब आप कह रहे हैं चुनाव आए चुनाव जाएं, प्रचार चल रहा हो नहीं चल रहा हो, इनकम टैक्स अपने हिसाब से काम करता है, उसमें राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होती है। ओके, मैं समझ गया। विनोद जी एक कमेंट आप भी कर दीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे चले जाएंगे।
विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी जाहिर है सवाल तो उठेंगे। कमेंट लिए बगैर सारे लोगों के पास जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। अगले टॉपिक में अरे आप बोलिएगा इस पर भी, रागिनी इस पर भी बोलिएगा। अगले टॉपिक से मेरा मतलब अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली पे आना है मुझे, उस पर भी आ रहा हूं। मैं तो इस पर भी बोलना चाहती हूँ। आप बोलिएगा, पूरा टाइम है मेरे पास, पूरा टाइम दूंगा। हाँ विनोद जी बोलिए। नहीं, पहले रागिनी को दे दीजिए मौका, उसके बाद मैं बोलता हूं। चलिए ओके विनोद जी ने बड़ा दिल दिखा दिया। बोलिए रागिनी, बोलिए। हाँ, तो मानक ऐसा है, आपका आज का बड़ा सवाल है कि क्या ये छापेमारी जो है वो संयोग है। तो मैं कहती हूँ ये संयोग नहीं है, ये सियासी प्रयोग है। और मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि आप इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी को एक राष्ट्रीय चैनल, अपने चैनल पर बिठाकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे से कोई संदेश आता है, पर्दे से के पीछे से कोई ऑर्डर आता है ऊपर से, और आप ये अपेक्षा रखते हैं कि वो औपचारिक रूप से कहेंगे कि हाँ ऐसा आता है और इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट इस तरह से काम करता है। भाई सवाल आपका जायज था, लेकिन जवाब क्या होगा ये मैं समझती हूँ हर किसी को जवाब आने से पहले ही पता था। लेकिन देखिए दिलचस्प बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, वो नतीजों पर नहीं नजारों पर विश्वास करती है, तरक्की पर नहीं तमाशों पर विश्वास करती है, उपलब्धियों पर नहीं उन्माद पर विश्वास करती है, दूसरों के किए काम का नाम बदलकर तालियां बटोरने में विश्वास करती है, और ऐन चुनाव से पहले उद्घाटन में नहीं शिलान्यास करने और फीते काटकर जनता की आंखों में धूल झोंकने में विश्वास करती है। और अमूमन ऐसी ही निकम्मी, नाकारा और विफल सरकारें होती हैं जिन्हें साम दाम दंड भेद के लिए कुछ और हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और ये सारे इन हथकंडों में से दो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी जी के पास है। पहला विफलताओं की ढाल बनाने के लिए धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता, और दूसरा छापेमारी के लिए विरोधियों की क्षमता को कम करने के लिए या उनके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश के लिए ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी। अब अशोक गहलोत जी के साथ यही हुआ चुनाव से पहले, शरद पवार जी के साथ यही हुआ चुनाव से पहले, कमलनाथ जी के साथ यही हुआ चुनाव से पहले, वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी के दिन तक छापेमारी हुई। पर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसे ठोस सबूतों के साथ छापामारी होती है तो चुनाव के बाद इन छापामारी में से कुछ निकल कर क्यों नहीं आता। जैसे सुभाष चंद्र बोस की फाइल का बहुत हल्ला मचाया था कि बहुत बड़े सबूत निकल कर आने वाले हैं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो हर बार यही बात जब होती है तो ये अंदेशा नहीं होता जनता को, ये विश्वास हो जाता है कि छापेमारी एक राजनीतिक हथकंडा है जिसका प्रयोग मोदी जी लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा क्यों करते हैं रागिनी? आपने अभी कहा डराने के लिए, परेशान करने के लिए। इंजन की सरकार का असली मायना यही है मानक, कि जब प्रदेश सरकार हार रही हो तो केंद्र सरकार कठपुतली बनाए और छापामारी करे, ये डबल इंजन। ओके मनीष शुक्ला बोलिए। सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए, ताकि उन नेताओं का ध्यान चुनाव के बजाय इधर उधर अपनी बातों में उलझकर वो रह जाएं और आपके खिलाफ लड़ाई में अपनी ताकत ना लगा पाए। देखिए हमने तो इस विषय पर जो जवाब देना था दे दिया। रागिनी जी को एक याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी के हथकंडे रहे होंगे। लोकसभा में एक बार मत विभाजन होने वाला था, सबको याद होगा, अग्निहोत्री जी को, मानक जी आपको, और स्टालिन के घर में उसी दिन सुबह 9 बजे छापा पड़ता है और 10 बजे मत विभाजन में वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं। तो इनका अपना अनुभव है, इसलिए ऐसी बात हो सकता है, कर सकती है। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर अखिलेश यादव गलत नहीं, उनके पार्टी के लोग नहीं गलत है, तो घबराए न, कागजात दिखाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये सीबीआई और ईडी आएगी, ये अखिलेश यादव को कैसे पता है? ये मेरा अभी तक सवाल बना हुआ, आश्वस्ति नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस आएगी, ये पता उसी को होता है जो गलत कर। अरे वो कह रहे हैं आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। अभी रागिनी ने यही तो कहा, आशुतोष यही तो कह रहे हैं कि जब भी आप हारने लगते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं, आप एजेंसियों को उतार देते हैं। स्टालिन के घर में जो छापा पड़ा था वो क्यों पड़ा था? या तो ये मान लें आज कि उस दिन छापा कांग्रेस ने डलवाया था मत विभाजन में कांग्रेस के साथ करने के लिए। ओके रागिनी रिस्पॉन्ड कर रही है, रागिनी रिस्पॉन्ड करिए। पहले भी होते थे छापे तो सारे बड़े नेताओं पर, इस बार क्या नया हो गया? देखिए शुक्ला जी की बात में कितना बड़ा विरोधाभास है। पहले वो कह रहे हैं कि ये जिनके घर में छापा पड़ता है वो चोर होते हैं और चोर को क्या डर है, और फिर खुद ही नाम कहीं से हमको लगता है आप समझ नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के ध्यान दे लीजिए, आजकल राहुल गांधी जी का चोर समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का आपने नाम लिया बड़ी खोजबीन और रिसर्च के बाद आप उनको बता रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पर कई चीजें होती है वो इनडिफेंसिबल होती है। और जो मोदी जी आज कह रहे थे ना भाषण में
कि पहले दिया जलते ही घर वापस बुला लेते थे। अरे पहले दिया जलता था, अब तो मोदी योगी के राज में दिए तले अंधेरा है। बुलडोजर की जो बात कर रहे थे, बुलडोजर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ किसानों को जरूर गाड़ी के नीचे रौंदा जा रहा है। ये मोदी और योगी सरकार। ओके, अब आपने अगला मुद्दा उठाई दिया रागिनी, तो मनीष शुक्ला इस पर एक बार बोल दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास और आगे जा रहा हूं। ये यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, इसके पीछे क्या है मोदी जी का नया नारा? मोदी प्लस योगी, मोदी हो या योगी, दोनों है ढोंगी। जिनको ये असली अन्न बात है। वितरण योजना के अंतर्गत क्योंकि- जिनको लाभ मिल रहा है, जिनको 4-4 अच्छा। एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है, जिनको मेडिकल कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला मिल रही है, नौजवानों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां उत्तर प्रदेश में आज मिल रही है। आज गुंडा और माफिया जहां रहना चाहिए वो जेल में है। आतंकवाद की एक भी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। किसानों को उसकी उपज का लाभ मिल रहा है, गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है। तो वो रागिनी जी नहीं समझ सकती। इनके ऊपर भी राहुल गांधी जी का असर है। मैं इनकी बातों से भी ध्यान में हमारे आ गया। हिंदू तलक क्या क्या परिभाषा इनके नेता देते हैं, और निश्चित रूप से नेता का असर न भी आए तो उनकी लाइन को पीछे तो चलना ही पड़ता है। रागिनी जी, आप राहुल गांधी जी की बातों में मत आया कीजिए, आप साथ देता रही है, अपनी इंडिविजुअल सोच बनाए रखिए। मनीष, ये जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज शिलान्यास जो हुआ है, हाँ रागिनी एक सेकंड 1 सेकंड, हाँ इसको डिबेट को आगे भी ले जाना, 1 सेकंड। मनीष, ये जो शिलान्यास का एक्सप्रेसवे हुआ है, इसके बारे में अखिलेश तो बोल रहे हैं कि ये मायावती का प्रोजेक्ट था, उसका आपने फीता काट दिया चुनाव से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। देखिए, अखिलेश जी की बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। हम लोग को पता है कि चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले अखिलेश यादव, राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने वाले अखिलेश यादव की जो इंटरनेट हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसका भी आविष्कार अखिलेश यादव ने किया है। टीवी सेट का आविष्कार अखिलेश यादव ने किया है। जिस गाड़ी से भी आप आए होंगे उसको भी अखिलेश यादव ने बनाया। उत्तर प्रदेश की जनता में अभी चुटकुले के रूप में जाने जा रहे हैं अखिलेश यादव, तो बड़ी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप उनका सवाल तो समझिए। उनका आरोप यह है चुनाव से 3 महीने पहले शिलान्यास करके आप सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। जी, गंगा एक्सप्रेस में 594 किलोमीटर का बना रहे हैं। 93% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, खरीदी जा चुकी है। और निश्चित रूप से जब 90% से ऊपर भूमि का अधिग्रहण हो जाता है तो शिलान्यास किया जा सकता है। बोलिए आशुतोष, बोलिए, और उसका डीपीआर जारी किया जाए। अब बताइए आशुतोष, बताइए और बताइए। ये देखिए, ये तर्क भी बड़ा अजीबोगरीब है आशुतोष, बड़ा अजीबोगरीब तर्क है। और इसलिए अखिलेश ये भी नहीं कह रहे कि हमारे प्रोजेक्ट का फीता काट रहे हैं मोदी, कह रहे हैं हमसे भी पिछली सरकार का फीता काट रहे हैं। मानक जी, बड़ी स्थिति खराब है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री जो है बैठ के फीता काट रहे हैं, इनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। अखिलेश जी को जरा समझाइए। सुनिए तो, अरे सुन तो लो, कोई बात, मानसिक दिवालियापन इसी को कहते हैं। सुनो, गंगा एक्सप्रेसवे 1020 किलोमीटर का होता है, ठीक है। आप पहले समझो और पढ़ो, जानो। इसका पहले फेज का काम जो है 594 किलोमीटर का है, और दूसरे फेज का जो प्रयागराज से बलिया होगा वो 316 किलोमीटर का होगा। उसके बाद भी तीसरा फेज होना है। तो पहले नॉलेज समझो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब 594 किलोमीटर कर रहे हो। और क्यों रुका हुआ था? 2007-5 के समय में इस पे हाईकोर्ट ने रुक जाइए। फिर कम से कम यही पढ़ लीजिए, मानव जी की क्लास में थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, अरे शांत रहिए। जब कुछ नहीं पता होता है चिल्लाने से काम में प्रॉब्लम होती है। सुनिए, अरे सुनिए मनीष जी, एक-एक करके, अरे भाई, पर्सनल अटैक करना छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अरे सुन लो भाई, अगर ओके मनीष, एक-एक करके आशुतोष बोलेंगे, सिर्फ आशुतोष बोलिए, ठीक है। तो मानक जी देखिए, 2005 में जब ये हुआ तो गंगा के किनारे से लगातार ये जो है ये एक्सप्रेसवे को जाना चाहिए था। उस समय एक रिट दायर हुई, एनजीटी ने भी बोला कि ये शायद इस समय ठीक नहीं है। तो उसके बाद बहुत साफ तरीके से गंगा के किनारे से 10 किलोमीटर दूर लाया गया। इस पे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रिट क्लियर किया। उसके बाद ये आया। इसको लग गए पूरे कम से कम जो है 8 से 10 साल, इसलिए यहां बन रहा है। तो मनीष शुक्ला, पहले आप इसकी जानकारी करिए। प्रवक्ता बनना आसान है, पहले पढ़ना सीखिए और यहाँ पे आक्षेप पर्सनल लगाना बंद कीजिए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप बहुत नाजुक है। ओके, विनोद अग्निहोत्री के पास जाना पड़ेगा मुझे। ओके, ऑल राइट। विनोद जी, दोनों चीजों पे बोलिएगा, पहले छापेमारी पे बोलिएगा और उसके बाद मोदी जी ने आज जो एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया उस पर जो ये जुबानी जंग चल रही है उस पर भी। विनोद जी बोलिए। देखिए, छापेमारी के बारे में तो हम यही कह सकते हैं, भाई सक्सेना जी ने जो बताया, वो उन्होंने जो कानूनी स्थिति है जो वो बताई उन्होंने कि ये इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था है।
लेकिन क्या होता है, जो व्यवस्था होती है, जो व्यवहार अमल होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। अभी मनीष शुक्ला जी ने खुद ही कहा कि जब वो मत विभाजन हो रहा था तो छापा मारा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारें जो होती हैं वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर पिछली सरकार ने किया होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में कैसे कह सकते हैं क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जब कोई भी सरकार कर सकती है तो वो एक सरकार पे लागू होता है तो दूसरी पे भी लागू हो सकता है, नंबर एक। अब ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार के इशारे पर गए हैं या अपने उससे इनपुट से गए, या ये जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर टाइमिंग को लेकर के जरूर एक सवाल उठता है कि जब भी चुनाव आता है किसी राज्य में तो अचानक एजेंसियां क्यों सक्रिय हो जाती है। ये प्रश्न जो है समय को लेकर के जरूर उठता है। एक तो ये इस पर छापेमारी पर तो मेरा सिर्फ इतना कहना, और जिन लोगों में छापा मारा गया है वो अखिलेश जी के बहुत करीबी हैं, और शायद वो समाजवादी पार्टी के लिए जो संसाधन वगैरह जुटाने का जो काम है उसमें वो लोग सक्रिय रहते हैं। तो वो भी एक प्रश्न है कि ऐसे लोगों पर छापा मारा गया। अब जो इनपुट इनकम टैक्स से पास होगा वो इनकम टैक्स अपने हिसाब से रखेगा और वो अपने सबूत देंगे। जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे की बात है, ये बिल्कुल सही बात है आशुतोष जी जो कह रहे हैं। ये मायावती सरकार जब बनी थी, कैबिनेट सचिव थे शशांक शेखर सिंह, उन्होंने इसकी पूरी डिजाइन की थी। मैं चूंकि उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उन्नाव जिले का, हमारी जमीन भी उसमें एक्वायर होने वाली थी, इसलिए मैं उसको बहुत नजदीक से जानता हूँ पूरे प्रोजेक्ट को। और उसके बाद जो है वो मामला अदालत में गया और इन्वायरमेंट का इशू आया, और फिर इसको 10 किलोमीटर इधर के 10 किलोमीटर नहीं, ये जहां इस समय उन्नाव जिले में निकलना 20 किलोमीटर उधर किया गया है। इसलिए किया गया है कि उन्नाव के एक शक्तिशाली नेता जो है उन्होंने अपने क्षेत्र से इसको निकाला। इसको लेकर बड़ा संतोष भी है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब ये था, उसका उद्देश्य ये था कि जो गंगा का कटान होता है, जिससे हर साल जो है सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ खेती बर्बाद होती है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। मैं तो उस इलाके का रहने वाला हूँ, पीड़ा हमें मालूम है सैलाब और किस तरह आता है। वो रुकेगा, वो बंदा बन जाने से। और उसके साथ साथ जो है ये 12 लेन का था ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो है पूरा, और ये बलिया तक था, यहाँ उनसे मेरठ से लेकर के, और पूरी इसकी डीपीआर वगैरह हो चुकी थी। ये उस समय का ओरिजिनल आइडिया उस समय का है। बाद में ये अदालती और कानूनी पचड़े में पड़ करके अटक गया। उसके बाद जब ये 2008 ये कुंभ इलाहाबाद में अर्ध कुंभ जब हुआ था, उसके पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें योगी सरकार ने इसको फिर से टेकअप किया था। ये इसकी वास्तविकता ये है, शुरुआत वहां की है, लेकिन बाद में आगे काम जो है ये इस सरकार के समय, योगी सरकार के समय बढ़ा है। ओके, ऑल राइट। रागिनी, अब जरा अमेठी के बारे में बात कर लें। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बोलिएगा, अमेठी क्या इस बार आपको भरोसा है राहुल और प्रियंका? क्योंकि अमेठी तो हाथ से लगभग निकल चुका है। क्या इस बार उसे खोई हुई जमीन को वापस पालेंगे राहुल गांधी? निकले तो हैं दोनों। भाई, दशकों से रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी जीतती रही, एक बार हार गई तो आप कह रहे हैं कि हाथ से निकल गई है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती मानक, मैं समझती हूँ आपको पता है कि कोई भी चुनावी हार अंतिम नहीं होती, कोई भी चुनावी जीत अंतिम नहीं होती। जनता गलती से अगर किसी को सत्ता में लाती है तो भूल सुधार का मौका मिलता है, और गलती से किसी को अगर हटाती है तो फिर 5 साल के बाद भूल सुधार का मौका मिलता है। तो ये निष्कर्ष निकाल देना कि कोई भी सियासी पर आप तो दो तरफा गिरे हुए ना वहां पर। एक तरफ अखिलेश यादव रायबरेली में उतरे हुए हैं, पूरी तरह से निकल गई है। मैं समझती हूँ ये निष्कर्ष ठीक नहीं है। ये कहना कि पिछले चुनाव में आपकी हार हुई है, उसे मैं समझ सकती हूं। रागिनी, लेकिन मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आप दोनों तरफ से वहां घिरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अमेठी में बीजेपी और वहां रायबरेली में अखिलेश यादव उतरे हुए हैं, आज वहीं है आज वो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इस बात। अब देखिए, ये कहा गया आपके चैनल पर, आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, राहुल गांधी के असर की बात की गई। मैं कहती हूँ देखिए, राहुल गांधी का असर ये है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आज जनवादी मुद्दे जिंदा है। कि महंगाई पर बात होती है, कि बेरोजगारी पर बात होती है, कि किसानों पर बात होती है, कि महिलाओं की सुरक्षा पर बात होती है, कि सीमा पर चल रहे लगातार प्रहार पर बात होती है, ठप पड़े कारोबारों पर बात होती है। कि राहुल गांधी का असर है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी इतने असरदार हैं कि उनके कारण भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश बिल वापस लेना पड़ता है मोदी सरकार को, प्रचंड बहुमत वाली सरकार को। मुझे खुशी है इस बात की कि राहुल गांधी इतने असरदार हैं कि किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ये कहकर कि कुछ भी हो मोदी को वापस लेने पड़ेंगे तीनों कानून, और वापस लिए जाते हैं। राहुल गांधी का असर है, इसे भूलिएगा। अगर महंगाई और बेरोजगारी ही सिर्फ आपके मुद्दे हैं तो राहुल बार बार हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्यों उतर जाते हैं? हिंदू और हिंदुत्ववादी की बहस में क्यों उतर जाते हैं बार बार राहुल? देखिए, अपनी विफलताओं की ढाल जब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता को बनाएंगे, जब उत्तर प्रदेश की सरजमी से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, अब्बाजान, चचाजान जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिना कोई भी भाजपा की चुनावी रैली संपन्न नहीं होगी,
तो मैं समझती हूँ कि इनके धार्मिक पाखंड का भांडा फोड़ना बहुत जरूरी है। हम महंगाई पर भी बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि सीएमआई का आंकड़ा कहता है 97% लोगों की आय कम हो गई है, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे देशों को पछाड़कर भुखमरी में विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश, कि किसान की आय 27 रुपया हो गई है। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि हिंदुत्व के शब्द का इस्तेमाल किसी भी हिंदुओं के सनातनी धार्मिक ग्रंथ में नहीं हुआ है। इसका प्रचार शुरू किया 1923 में सावरकर ने। किसी भी शंकराचार्य ने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हिंदुत्व संघ का ओके, मनीष शुक्ला बोलिए। कल्चरल हेजेमनी का प्रोपेगेंडा है। ओके, मनीष शुक्ला। मनीष, गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, और हिंदुत्ववादी गोडसे को मानने वाले जो गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते, वो विषाक्त राजनीति के रास्ते पर चलते हैं। ये फर्क भी हम समझें। बोलिए मनीष, बोलिए। तो सहिष्णुता से जो इन्होंने बोले हैं उसके जवाब देखिए। अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। अगर सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहाँ बिक रहा है? राजस्थान में। महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। वहाँ किसकी सरकार है? राहुल जी और प्रियंका की कांग्रेस की सरकार है। देखिए अब नाराज मत होइए, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा एक एक करके, वन बाय वन, रागिनी, वन बाय वन। सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें कहाँ हुई? सिर्फ महाराष्ट्र में। वहाँ किसकी सरकार है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सरकार है महाराष्ट्र में। वहां सबसे ज्यादा कोरोना से मौत होती है। देखिए अमेठी और मानक जी, अमेठी और रायबरेली 2004, 9 और 14 में सपा और बसपा अपना कैंडिडेट जब नहीं खड़ा करता था तब ये लड़ाई में रहते थे, नहीं तो इनके जो बड़े दोनों नेता हैं चुनाव हार जाते। अभी अमेठी गई है, इस बार रायबरेली से ये लोग हाथ धोएंगी। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मानक जी जान लीजिए। और विधानसभा के चुनाव में लंबे अरसे से लोग नहीं जीतते आए हैं अमेठी रायबरेली की सीटों को भी, कुछ सीटों को छोड़कर। तो ये चुनाव में इनकी प्रासंगिकता बनी रहे, इसके नाते से टहल घूम रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। और राहुल जी हिंदुत्व की जो परिभाषा उन्होंने दी है, जिस तरीके से पीछे से वो छाती पे वार करा देते हैं, देश उनकी पूरी आईक्यू को समझती है। रागिनी जी से फिर निवेदन है, अपना आईक्यू लेवल को ठीक रखे, राहुल गांधी के प्रभाव में ना आए। अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? कमाल है, कैसी बात कर रहे हैं आप? करती हूँ और मैं अपेक्षा करती हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं नहीं, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। किसी बड़े नेता के ऐसे आईक्यू लेवल पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष, मुद्दे पे बात करिए ना भाई। रागिनी भी शुरू हो जाएंगी, आशुतोष जी भी शुरू हो जाएंगे, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि गणेश जी के सर को प्लास्टिक सर्जरी बताने वाले, मैं तो नहीं समझ कर्ण के जन्म को जेनेटिक साइंस का उदाहरण देने वाले का आईक्यू पूछिए, उनका आईक्यू पूछिए मोदी जी का। आज तक नहीं समझ पाया। जिनको ये नहीं पता है तक्षशिला कहाँ पर है, उनका आईक्यू पूछिए जो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बोल पाते हैं। मैं समझती हूँ देश के किसी प्रधानमंत्री का आईक्यू इससे कम नहीं होगा। ओके, आशुतोष वर्मा, ऑल राइट। आशुतोष वर्मा, आशुतोष, आज आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला। प्रधानमंत्री आज एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हुए सीधा सीधा समाजवादी पार्टी यानी आप पर सवाल उठा रहे थे। पहले भी बोल चुके हैं, लाल टोपी, गाड़ी जिसमें लाल झंडा लगा हो, याद है ना आपको। आज बोले बुलडोजर को, जब बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को होता है जो माफिया की भाषा बोलते हैं। आपके समय के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया, बोले आज सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, इसीलिए यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। आशुतोष जवाब दीजिए। देखिए मानक जी, प्रधानमंत्री की स्थिति यह है क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत देर के बाद एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे भी जाना पड़ेगा, और फिर ताबड़तोड़ तरीके से ये हो गया कि पिछले 20 दिनों में 6 बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में आसपास घूम रहे हैं। और पूरा कैबिनेट इस देश के जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं, सबको उत्तर प्रदेश आना पड़ रहा है। और सुनने में आया है कि 100 सांसद लगाए जा रहे हैं। ये डर सिर्फ एक व्यक्ति का है जिसका नाम है अखिलेश यादव। ये डर सिर्फ उन लोगों का है जो लगातार अखिलेश यादव के साथ रथ में चल रहे हैं। हजारों और लाखों की भीड़ आप सब ने दिखाया उसमें, इसलिए ये परेशानी है। ये जो अब्बा जान और ये उपयोगी अभियोगी, ये वो है क्योंकि कोई इनसे महंगाई पे बात ना कर ले, कोई इनसे हंगर इंडेक्स पे बात ना कर ले, कोई बलात्कार पे बात ना कर ले, कोई पेट्रोल डीजल की बात ना कर ले। लेकिन मैं इनको बिल्कुल याद दिला देता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज भी मुद्दे वही हैं
महंगाई, बेरोजगारी, और उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। आप कोशिश ओके, ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री। एक मिनट मानक जी, हाँ। उत्तर प्रदेश को योग्य आदमी चाहिए, योगी नहीं चाहिए। ओके, उत्तर प्रदेश को एक योग्य चाहिए। ओके विनोद जी, ये मुद्दों की बात कर रहे हैं आशुतोष, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये मुद्दे, चाहे राहुल बोले हिंदू और हिंदुत्ववादी, बेरोजगारी, महंगाई, 3 मुद्दे वो उठा रहे हैं, आशुतोष भी वही कह रहे हैं, असल मुद्दे, और ये बार बार कोविड के समय में जो दिक्कत हुई थी वो भी याद दिलाते हैं इस बार, और मोदी जी का आज का एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वो सब याद करिए। इस बार कौन से मुद्दे विनोद जी आपके हिसाब से, जिन पर जनता वाकई वोट डालती है, जो पार्टियां उठा रही है वो नहीं, जिन पर वोट मिलता है? विनोद जी देखिए, पहले तो मैं मनीष जी को एक तथ्य सुधार दूं। उन्होंने कहा कि 2004, 2009, 2014 में सपा बसपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया अमेठी में। 2009 में आशीष शुक्ला जो है बीएसपी के उम्मीदवार थे, देख लीजिएगा रिकॉर्ड में खड़े थे। समाजवादी पार्टी के साथ जरूर एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग रही है, तो ये है ना, और वो एक अंडरस्टैंडिंग रही है सपा के साथ। बसपा के साथ कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, और बसपा का एक उम्मीदवार लड़ता रहा है हमेशा वहां पर, सपा का जरूर नहीं लड़ा, और सपा के उम्मीदवार की वजह से काफी। लेकिन जहां तक अमेठी की बात है, तो अमेठी गढ़ रहा संजय गांधी के जमाने से। भाई राजीव गांधी से पहले संजय गांधी वहां से 1980 में जीते, 77 में हार गए थे, और तब सपा बसपा का कोई मतलब नहीं होता था। राजीव गांधी लगातार जीते, फिर कैप्टन सतीश शर्मा जीते, एक बार कैप्टन सतीश शर्मा हारे अमेठी में उनसे, तो रही है। मैं तो रागिनी से ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे 2019 में? आज जिस तरह उन्होंने वहां सक्रियता दिखाई है, एक सवाल बनता है मानक जी, आपको पूछना चाहिए था, पता नहीं आपने क्यों नहीं पूछा कि आज राहुल जी वहां गए हैं, तो क्या 2024 में वो फिर वहां लड़ेंगे चुनाव? तो ये तो मेरा एक, अरे सर बहुत जाती कर रहे हैं आप रागिनी के साथ। अभी कहा 2021 खत्म नहीं हुआ, आप 2024 का सवाल, वो भी पार्टी के प्रवक्ता से, राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे? नहीं, या प्रियंका जी अमेठी से विधानसभा को चुनाव लड़ेंगी, ये दो सवाल तो बनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, चलिए। रागिनी मुस्कुरा रही है इसलिए मैं पूछ लेता हूं, मुझे पता है वो इतनी मंझी हुई है कि वो बाउंसर पे डक कर जाएंगी। रागिनी बता दीजिए, क्या अगला चुनाव राहुल प्रियंका दोनों अमेठी में उतर गए हैं, लड़ेंगे क्या राहुल या प्रियंका? देखिए, बाउंसर पे डक करती है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस थोड़ा सा पीछे जाकर एक सिक्सर मारती है। तो मैं कहूंगी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हुए। तो ऋतु आने दीजिए, 2024 में फल मिल जाएगा। और 22 में क्या प्रियंका का नाम भी चल रहा है विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, मैंने वही बात आपसे कही कि जब प्रार्थियों की लिस्ट निकलेगी तो कौन कहां से लड़ रहा है वो पता चल जाएगा। इस समय मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो मैं आपसे साझा करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। देखिए, रागिनी ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो सवाल को जो है डक कर दिया जैसे बीजेपी के लोग भी करते हैं। तो खैर, ये प्रवक्ता का एक धर्म होता है, उस धर्म का निर्वाह किया उन्होंने। मैं मुद्दों की बात कर रहा था, मुद्दों की। विनोद जी जल्दी से, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। हाँ बस मैं बिल्कुल एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेसवे और ये जेवर एयरपोर्ट, ये सारे मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएगी। विश्वनाथ कॉरिडोर भी उसका एक मुद्दा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों को उठाएगी, क्योंकि मामला ऐसा है कि जो मुद्दे इनको सूट कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहे हैं। भाजपा को मुद्दे सूट नहीं कर रहे हैं, महंगाई, खाद की कमी, किसान आंदोलन का संकट, खीरी कांड, अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा का मुद्दा, ये सारे मुद्दे। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। विनोद अग्निहोत्री, आशुतोष वर्मा, रागिनी नायक, मनीष शुक्ला, थैंक यू सो मच। और मुद्दों की बात ही है, अब यही देखना है बस, इस बार मुद्दे कौन सी पार्टी कौन सा मुद्दा उठा रही है लगभग क्लियर हो चुका है। चुनाव प्रचार में आप लगभग यही मुद्दे देखेंगे, कुछ और मुद्दे भी आएंगे जो हर चुनाव में आते हैं, पर वोट किस पर पड़ेगा यही देखना है। बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।